नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति में समय का पहिया कब किस दिशा में घूम जाए यह कहना बेहद मुश्किल होता है। वर्तमान में राजनीति में जो परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी के चेहरे पे साफ तौर पे गहरी बेचैनी और चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। यह बेचैनी किसी साधारण राजनीतिक हार जीत की नहीं है। यह चिंता इस बात को लेकर भी नहीं है कि देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण पार्टी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। न ही इस बात की है कि झारखंड जैसे राज्यों में अंदरूनी असंतोष और विद्रोह का माहौल बन रहा है। पंजाब में पार्टी के अपने ही वरिष्ठ नेता कई कानूनी और राजनीतिक मामलों में घिरे हुए हैं और कर्नाटक में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों के इस्तीफों का सिलसिला जारी है। दरअसल राहुल गांधी की वास्तविक चिंता का कारण यह है कि संसद के भीतर और बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत घेराबंदी के लिए जो दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति तैयार की गई थी, अब वह सब ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आ रही है। जिस समय विपक्षी खेमे को उम्मीद थी कि वे सरकार को संसद में कड़ी चुनौती देंगे, उसी समय सत्ता पक्ष की कूटनीतिक चालों ने विपक्ष के तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। वर्तमान में राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द परिसीमन विधेयक बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठकों के बाद इस बात के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं कि सरकार आगामी सत्रों में परिसीमन विधेयक को संसद में पेश करने और पारित करवाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। परिसीमन का यह मुद्दा सिर्फ संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आगामी दशकों के लिए भारत का राजनीतिक मानचित्र बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि जैसे ही इस विधेयक को लेकर सरकार के रुख में तेजी आई, विपक्षी खेमे के भीतर दरारें पूरी तरह से उजागर हो गई। संसदीय लोकतंत्र में जब किसी महत्वपूर्ण या संवैधानिक संशोधन से जुड़े विधेयक को पास कराने की बात आती है तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस और उसके रणनीतिकारों का मानना था कि विपक्ष एकजुट रहकर सरकार को इस आंकड़े तक पहुंचने से रोक देगा, जैसा कि पूर्व में कुछ अन्य मुद्दों पर करने का प्रयास किया गया था। परंतु इस बार परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। विपक्षी एकजुटता का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन आंतरिक विरोधाभासों और घटक दलों के अपने ही राजनीतिक हितों के कारण बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। परिसीमन विधेयक के मोर्चों पे सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी की पार्टी को लगा है, जो टीएमसी संसद में विपक्ष का एक बड़ा और मुखर चेहरा मानी जाती थी। उसकी अपनी ही स्थिति कमजोर हुई है। टीएमसी के लगभग 20 सांसद अब संसद के भीतर कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और परिसीमन के संदर्भ में एनडीए सरकार के रुख के अनुकूल खड़े नजर आ रहे हैं। इस टूट और बिखराव के बाद टीएमसी संसद में तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी शक्ति के स्थान से फिसल चुकी है। शरद पवार की पार्टी के भीतर से भी 8 सांसद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर परिसीमन और सीटों के बंटवारे की डील किस रूप में फाइनल होती है। सुप्रिया सुले ने सार्वजनिक रूप से संकेत दे दिए थे कि यदि परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में 50% तक की बढ़ोतरी की जाती है तो उनकी पार्टी को इस विधेयक से कोई बुनियादी आपत्ति नहीं होगी और वे राष्ट्रहित तथा जनप्रतिनिधित्व के विस्तार के नाम पर एनडीए के साथ खड़े होने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के पास भी इस विधेयक का सीधे तौर पर विरोध करने की कोई ठोस वजह नहीं दिख रही। सपा रणनीतिकारों का मानना है कि यदि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 या उससे अधिक होती है तो इससे राज्य में उनके लिए भी राजनीतिक जमीन और अवसरों का दायरा बढ़ेगा। अतः संसद के भीतर भले ही सांकेतिक विरोध दर्ज करा दिया जाए, परंतु जमीनी स्तर पर भी इसके खिलाफ कोई उग्र आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में नहीं है। परिसीमन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस और आशंकाएं दक्षिण भारत के राज्यों विशेषकर तमिलनाडु को लेकर जताई जा रही थी। परिसीमन का विरोध करने वाले का मुख्य तर्क यह रहा है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया है उन्हें लोकसभा में सीटों का नुकसान नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि डीएमके के नेतृत्व में दक्षिण भारत का विपक्षी मोर्चा इस विधेयक का डटकर मुकाबला करेगा। एमके स्टालिन पूर्व में इस मुद्दे पे कड़ा विरोध दर्ज कराते रहे थे और बिल की प्रतियां जलाने जैसे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन भी किया था। परंतु बदलते समय के साथ द्रविड़ राजनीति का रुख भी बदलता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बाद कि राज्यों का प्रतिनिधित्व समान स्तर पर रखा जाएगा
और इसे केवल हालिया आबादी के आंकड़ों से जोड़कर किसी राज्य को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। डीएमके के रुख में बड़ा लचीलापन देखा गया। डीएमके के लगभग 22 सांसद और तमिलनाडु के अन्य छोटे सहयोगियों जैसे पीएमके और डीएमके के सांसदों को मिलाकर लगभग 25 सांसदों का समूह अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति में नहीं दिख रहा है। हाल ही में डीएमके के सांसदों ने लोकसभा में अपनी बैठक की व्यवस्था को लेकर जो रुख अपनाया और विपक्ष के आक्रामक विरोध से खुद को अलग रखा, उससे यह साफ हो गया कि वे केंद्र सरकार के साथ एक सहयोगात्मक या तटस्थ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इस स्थिति ने राहुल गांधी के लिए तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में विधेयक को पारित कराने के गणित पे नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देती है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए लगभग 160 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। एनडीए के पास अपने 153 सांसद हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय और तटस्थ दलों के सांसद राज्यसभा में समय समय पर सरकार के विधेयकों का समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा से इस विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए कोई असंभव कार्य नहीं रह गया है। लोकसभा में एनडीए के अपने मजबूत आंकड़े के साथ साथ जब टीएमसी, एनसीपी के कुछ हिस्से और डीएमके के 22 से 25 सांसदों का परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन मिल जाता है तो 2/3 का आंकड़ा बेहद आसानी से पार होता दिखता है। इसी वजह से राहुल गांधी को यह एहसास हो रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक के समय जो रणनीति काम कर गई थी वह परिसीमन विधेयक पर लागू नहीं हो पा रही है। उस समय विपक्ष ने प्रक्रियात्मक और तकनीकी सवाल उठाकर माहौल बनाने की कोशिश की थी, परंतु इस बार बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर विपक्ष के हर तर्क का पहले से ही समाधान तैयार कर रखा है। जब राहुल गांधी ने देखा कि उत्तर भारत के राज्यों में परिसीमन का कोई व्यापक जनाक्रोश या विरोध नहीं है तो उन्होंने अपना ध्यान दक्षिण के राज्यों पर केंद्रित करने की कोशिश की, परंतु दक्षिण के राज्यों में भी कांग्रेस के सामने एक बड़ी वैधानिक और प्रशासनिक सीमा है। कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार है। यदि कांग्रेस वहां परिसीमन के नाम पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, बंद या आगजनी का समर्थन करती है तो राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, जिसकी सीधी जिम्मेदारी कांग्रेस की राज्य सरकार पर आएगी। केरल में भी यदि उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू किए जाते हैं या सहयोगी दलों जैसे मुस्लिम लीग को सड़कों पर उतारा जाता है तो वहां की संवेदनशील राजनीति और कानून व्यवस्था के बिगड़ने पर कांग्रेस के लिए ही दोहरा संकट पैदा होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार चल रही है। रेवंत रेड्डी केंद्र के साथ अनावश्यक सीधा टकराव मोल लेकर राज्य के विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डालने के पक्षधर नहीं है। इन परिस्थितियों के बाद कांग्रेस रणनीतिकारों के पास तमिलनाडु ही एक ऐसा स्थान बचता था जहां वे एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने की संभावना तलाश सकते थे। तमिलनाडु का अपना एक विशिष्ट राजनीतिक इतिहास रहा है। वहां पेरियार के दौर से लेकर स्वायत्तता और तमिल अस्मिता को लेकर कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में जिला समितियों की बैठकें बुलाकर और स्थानीय स्तर पर माहौल बनाकर डीएमके पर दबाव बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस की ओर से यह नैरेटिव गढ़ा गया कि जो भी पार्टी परिसीमन पर केंद्र सरकार का साथ देती है वो तमिलनाडु की जनता और उसकी भाषा संस्कृति के साथ धोखेबाजी कर रही है। तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य और भी जटिल तब हो जाता है जब इसमें सिनेमा से राजनीति में आए अभिनेता थलापति विजय की पार्टी का प्रवेश होता है। तमिल राजनीति में हुए हालिया उलटफेरों के बाद कांग्रेस और विजय के समर्थकों के बीच बनते बिगड़ते समीकरणों ने नया मोड़ ले लिया। हालांकि इस गठजोड़ के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि जो जन समर्थन और सेंटिमेंट विधानसभा चुनाव में थलापति विजय को एक मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में मिल सकता है, क्या वही समर्थन लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी और केंद्रीय नीतियों का मुद्दा प्रमुख होता है। तमिलनाडु की जनता ऐतिहासिक रूप से राज्य विधानसभा और देश की संसद के लिए अलग अलग पैमानों पर मतदान करती आई है। ऐसी स्थिति में यदि डीएमके और एआईएमडीएमके जैसे स्थापित दल केंद्र में एक मजबूत सरकार और राज्य के विकास के लिए परिसीमन जैसे मुद्दों पर व्यावहारिक रुख अपनाता है तो कांग्रेस द्वारा तमिलनाडु में खड़ा किया जाने वाला विरोध आंदोलन निष्प्रभावी साबित हो सकता है। इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी की राजनीतिक हैसियत और भूमिका पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संसदीय व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष होना और संपूर्ण विपक्ष का नेता होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं।
नेता प्रतिपक्ष यह एक संवैधानिक और प्रशासनिक पद है जो लोकसभा या राज्यसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल जिसके पास कुल सीटों का कम से कम 10% बल हो उनके नेता को प्राप्त होता है। इस नियम के तहत राहुल गांधी लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसका तात्पर्य उस राजनीतिक व्यक्तित्व से है जिसकी आवाज पर पूरा विपक्ष विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रीय हितों के बावजूद एकजुट होकर खड़ा हो जाए। राहुल गांधी जब इंडिया अलायंस के मंच से 28 दलों के एकजुट होने का दावा करते हैं तो परिसीमन जैसे बुनियादी राष्ट्रीय मुद्दे पर उस दावे की कलई खुल जाती है। जब संसद की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियां जैसे डीएमके और टीएमसी का बड़ा धड़ा किसी प्रमुख विधेयक पर कांग्रेस के रुख से अलग हटकर सरकार के साथ या तटस्थ भूमिका में आ जाती है तो राहुल गांधी का विपक्ष का सर्वमान्य नेता होने का दावा स्वतः कमजोर पड़ जाता है। इतिहास गवाह है कि जब जब विपक्षी खेमे को यह लगता है कि वे संसद के भीतर विधायक प्रक्रिया या वोटिंग के माध्यम से सरकार को घेरने में असमर्थ है तब तब संसदीय राजनीति का रुख सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिरोध की ओर मोड़ दिया जाता है। दिल्ली में पूर्व में हुए विभिन्न आंदोलनों के दौरान जिस प्रकार का माहौल देखा गया था कुछ वैसी ही कोशिशें अब क्षेत्रीय स्तर पर दोहराने की रणनीति बनाई जा रही है, परंतु वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में यह रणनीति भी बहुत सफल होती नहीं दिख रही है क्योंकि आम जनता के बीच परिसीमन को प्रतिनिधित्व बढ़ाने और अधिक सांसदों के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्रीय दल यह भलीभांति समझते हैं कि केंद्र सरकार के साथ लगातार टकराव की नीति अपनाने से उनके अपने राज्यों के वित्तीय और विकास संबंधी हित प्रभावित होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के मुद्दे पर जिस तरह से 50% सीटों की वृद्धि और राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व का संतुलन साधने का फार्मूला पेश किया है उसने विपक्षी दलों के विरोध के मुख्य तर्कों की हवा निकाल दी है। राहुल गांधी की वर्तमान बेचैनी केवल एक विधेयक या संसद के एक सत्र तक सीमित नहीं है, यह बेचैनी उस व्यापक राजनीतिक अलग थलग पड़ने के एहसास से उत्पन्न हुई है जिसमें उनके अपने सहयोगी दल एक एक करके प्रमुख मुद्दों पर कांग्रेस के आक्रामक रुख से पीछे हट रहा है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक विपक्षी खेमे में पड़ती दरारें और एनडीए द्वारा परिसीमन विधेयक पर जुटाया जा रहा सर्वदलीय समर्थन यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय और कूटनीतिक रणनीति एक बार फिर बेहद कारगर साबित हो रही है। यदि कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी रणनीति में मौलिक बदलाव नहीं करते हैं और केवल विरोध की राजनीति पर निर्भर रहते हैं तो परिसीमन का यह चक्रव्यूह विपक्षी एकजुटता के बचे खुचे ताने बाने को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।